हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार टॉप ट्रेंडिंग जीके। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज 6 ऑफ अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैथ्स के साथ साथ आप साइंस में ग्रुप डी 2025 में अगर टारगेट कर रहे हो तो आपको शतक एक्सप्रेस बैच में एनरोल कर लेना चाहिए, जिससे कि आप 25 में से 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। और आपको मिलने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण और आपका बायोलॉजी कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर। नेक्स्ट, आपका अगर आप लकी 25 स्टूडेंट्स में से होंगे तो आपको मिलने वाला है 25% का ऑफर लगाने पर टीटीजी के एसपीडीएफ कूपन कोड। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, रिचुअल है हमारा कि भाषा हिंदी है और 1 ईयर एग्जाम वैलिडिटी या एग्जाम जो भी पहले हो उस तरीके से 6 to 10 की एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण चैप्टर वाइज थ्योरी, सभी कॉन्सेप्ट, फैक्ट, एनसीईआरटी 9 to 10 एग्जाम पर प्रॉब्लम। और फिर आपके आज जो भी आपके लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, लाइक आपका आरआरबी, जेई टेक्नीशियन, इन सभी के आपको क्वेश्चंस विद थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ। फिर वही जो पुराने एग्जाम थे आपके ग्रुप डी 2018 और 22, इन दोनों की सभी शिफ्ट जितनी भी थी चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और आपको मिलने वाली है पीडीएफ रीडिंग वर्जन में और प्रिंटेबल वर्जन में भी। ठीक है। और इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा ऐप है टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां आप इस कोर्स के बारे में या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज आप एप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, मैंने खुद से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। तो आप देखोगे कि आगे चल के आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लाइक अगर कुछ क्वेश्चंस पहले जो होते थे आपको विजिबल नहीं होते थे। ठीक है। तो क्लास का प्रॉपर क्वेश्चंस की वजह से क्लास नहीं बिगड़नी चाहिए। तो आपको देख सकते हो आप कि क्वेश्चंस आपको प्रॉपर है। और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए, रवि शहर ए से बी की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलाता है तो वह शहर बी तक 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। तो आप कहोगे कि देखिए, आप एक बात बताइए, सपोज उसकी स्पीड की बात करोगे आप। अब क्या बोल रहा है कि ए से बी तक जब वो जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसको 2/5 की चाल से चल रहा है तो उसको क्या लग रहा है, समय क्या लग रहा है, 30 मिनट अधिक समय लग रहा है, अधिक को पकड़ना है। इसका मतलब अगर पहले चाल 5 रही होगी, अब वो 2 की स्पीड से चल रहा है। स्पीड उसने अपनी कम की है, 5 से 2 कर ली है। ठीक है। तो टाइम क्या होगा, टाइम 2 से 5 हो जाएगा। ठीक है। अपोजिट होता है क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या है, बराबर है। तो स्पीड और टाइम का रेशियो चेंज हो जाएगा। आप कहोगे कि देखो 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। आप कहोगे यहां से देखोगे तो आपको कितना है, यहां 3 यूनिट की वैल्यू है आपकी 30। क्लियर है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो आपसे पूछा गया है तो उसे शहर ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो जो सामान्य समय की बात हो रही है कि सामान्य समय से अगर वो सामान्य चाल से अगर जाता तो वो समय कितना होता। तो सामान्य चाल 5 है, इसका मतलब 2 का पूछ रहा है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20। तो क्या हो जाएगा ये 20 मिनट, क्या हो जाएगा आपका 20 मिनट। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। स्पीड का दे रखा था आपको 2/5, तो 5 अगर मान लो ओरिजिनल स्पीड रही होगी तो 2 उसकी बाद वाली है। टाइम अपोजिट हो जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी और 2 यूनिट की वैल्यू इसने सामान्य चाल का सामान्य समय बताना है, तो आप कहोगे वो 20 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, वैसे ये भी बड़ा है आपको विजुअल होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे क्यों हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि हर क्वेश्चन को जब आप गूगल लेंस से निकालते हो तो हर क्वेश्चन नहीं निकलता, इसमें साइन ना आपके मिलते नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, क्वेश्चंस को लेना पड़ता है इस तरीके से। आप देखो इस क्वेश्चन को, आपको कोशिश करो माइंड कैलकुलेशन करने की, माइंड में ही सॉल्व करने की, कैलकुलेशन नहीं है। आप देखो, आप एक बात बताओ, आपके पास है 505 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में होगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो जैसे कि छोटा सा सॉल्व करके देखते हैं, जैसे 505 है, आपका नीचे है ये कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 505 तो यही रहेगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा sin स्क्वायर थीटा जो कि चला जाएगा ऊपर, जो कि चला जाएगा ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि ये इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से। अब आपके पास है माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो, और 505 है आपका ऊपर, देखो 505 को कॉमन ले सकते हो, 505 है और ये है आपका नीचे cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इतने को सॉल्व आप करोगे तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा नीचे से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम के बाद नीचे होगा cos स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा, 505 को आप कॉमन ले लोगे और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा -1, यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा -1, यही हो रहा है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, होता है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको करने का टाइम नहीं दिया, सॉरी उसके लिए, मैं भूल गई थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें होंगी कि मुझे आपको थोड़ा टाइम देना है, मुझे थोड़ा साइड में जाना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है, और उसके बाद हम मिलकर करते ही हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आप कहोगे कि देखिए एक बात बताइए, आप अगर साइन स्क्वायर -1 करोगे तो आपके पास आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने क्या किया, इस 1 को आप इधर ले आए, उधर जाता है आपका cos स्क्वायर थीटा अपोजिट साइन के साथ, क्लियर है आपको। तो आप कहोगे कि देखो यहां से अगर आप रखोगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos से cos कट जाएगा, तो आपके पास माइनस बचेगा एक साइन। तो आप कहोगे कि देखो इतना सभी ये सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है -505, -505 आ रहा है, ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस का होगा, ये कट जाएगा, क्लियर है। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि ये सारा सॉल्व करके आपके पास आया -505, देखिए ये आ जाएगा -505, और आप इसको देखो, आपके पास है 10, 10 क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ 15। तो देखो इन सभी को अगर हटा दूं, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके देख लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको देखा तो हमें पता पड़ा कि यहां से बचेगा आपके पास माइनस के 505 इस सबको सॉल्व करने पर, और यहां इसको सॉल्व करने पर आपके पास बचेगा प्लस का 15। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजें आपने सॉल्व की है, ठीक है, करनी नहीं थी, माइंड में करनी थी, क्योंकि पर मुझे बताना है तो मैंने आपको तोड़ के दोनों चीजों को बता दिया कि इस तरीके से चीजें सॉल्व होके आई होंगी। आप स्मार्ट हो, अगर आपकी ट्रिगो ये चीज अच्छी है तो आपको क्या होगा, आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपको अंदर से आपको पता था कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस का आएगा तो 505। अच्छा, आप देखोगे कि ये आएगा आपके पास 490 बचेगा, माइनस के 490 बचेगा। अब देखो यही अगर आपसे साइन की कोई गलती हो गई होती, सपोज आपसे क्या होता, कोई साइन की गलती हुई होती, तो आपको जरूर ऑप्शन मिल रहे, देखो माइनस के 520, यहाँ माइनस का आपसे गलती हो गई होती तो यहाँ माइनस के 520 बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है साइन का भी, और आपको ध्यान रखना है अपना किसका, आंसर का, कि एग्जैक्ट आंसर आपका कितना आ रहा है। तो आप कहोगे माइनस का 490 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतने सारे अभाज्य नंबर लेने पड़ेंगे। आप स्टार्ट करोगे 2, 3, 5, 7, हर किसी को आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो आप देखो ऑप्शन में जाइए सबसे पहले, क्या आप ऑप्शन से ऐसे प्राइम नंबर लेके आ पा रहे हो, ऐसे अभाज्य नंबर लेके आ पा रहे हो जिनका उनको जोड़ोगे तो आपका 40 आ जाए, तो आपको यहीं से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। जैसे कि आप इसको देखो, ये है आपके पास 310, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 2 और 5, 10 हो गया, और ये होगा 31। तो आप देखोगे 5, 6, 7 और 31, ये तो 38 आएगा। तो क्या ये हो जाएगा, आप कहोगे कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होता। इस ऑप्शन को आप देखोगे तो आप कहोगे 434 है ये आपके पास, तो आप कहोगे 2 लिख दो, फिर कितना हो जाएगा, 2 एकन 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14, 2 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, 31 सत्ते 217, 31 सत्ते 217 होता है आपका। तो आप कहोगे कि देखो 31 और 32, 33, 33 7 40 हो जाता है आपका। तो यानी कि इन अभाज्य नंबरों का आपको मल्टीप्लाई करने पर और योग करने पर भी 40 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आ रहा है, ये आ रहा है सपोज। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई किया, उसने पूछा गुणनफल ज्ञात कीजिए,
तो हमने गुणनफल देखा, और कौन से गुणनफल ऐसे हैं जिनका अभाज्य का सम आपको 40 मिल रहा है, जैसे इस ऑप्शन का मिल गया, इसका आपको नहीं मिला था। ठीक है, अब आप 682 को देखोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 × 6 और 2 × 4 8 और 2 × 1 2, 2 ये हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 31 से जाएगा, देखो 31 1 31 11 और 31। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप देखो ये कितना हो रहा है, ये 22 31। अब ये भी सम करने पर क्या बनेगा, ये सम करने पर क्या 40 बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ना ही आपका इस तरीके से आप इसको देखोगे ये बनेगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको देखोगे तो 2 गुणा, और ये हो जाएगा 2 × 6 और 2 × 12 और 2 × 2, ये 19, ये 2 गुणा 19 × 19 आ रहा है। क्या ये बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि देखो प्राइम नंबर, देखो 3 भिन्न होने चाहिए, पर इसमें क्या है 19 19 आपका 2 बार आ रहा है, तो क्या भिन्न है, ये नहीं है। तो आप अगर ऑप्शन से गए तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जो आपको आंसर दे पा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप कहोगे 2 ऑप्शन मिल गए तो हमें, तो आपको फिर ऐसे सभी अभाज्य नंबर को लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किनका योगफल करने पे 40 आ रहा है और उनका मल्टीप्लाई करने पर। तो ये क्वेश्चन आपको स्किप करना है अगर ऐसा है तो। अगर आपको ऑप्शन से पहली बार में नहीं मिला तो आप इसको स्किप कीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत टाइम ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राजा विक्रम का पिता है, राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है। राजा क्या है, विक्रम का पिता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले नाम लिख लो। क्लियर है आपको? ठीक है, ये हो गया। आपने कहा कि राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है। तो विक्रम की आयु की, विक्रम की अगर 1 है तो राजा की 13 हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे कि 10 वर्ष पश्चात राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी। आगे की 10 वर्ष जो बीतेंगे, आप कहोगे कि सपोज ये 10 वर्ष बीतने के बाद, 10 ईयर बीतने के बाद आप कहोगे कि क्या हो जाएगी, तत्कालीन आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और यहाँ आपका 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अब देखो ये क्यों करना है, देखो 10 साल यहाँ पर आया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी से। जैसे कि आपने देखा कि अगर आप इसको करोगे तो यहाँ से डिफरेंस 0 आ रहा है, और यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो 10 आ रहा है। दोनों साइड से डिफरेंस आपको क्या आना चाहिए, एक ही नंबर आना चाहिए कोई। किस तरीके से देखोगे, यहाँ कहोगे 12 का डिफरेंस है और यहाँ कहोगे आप 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12 है और ये 2 है, तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है 6 का मल्टीप्लाई आपको इस नंबर में करना पड़ेगा और 6 का ही मल्टीप्लाई आपको इस नंबर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि देखो ये तो 13 और 1 ही है, ये तो 13 और 1 ही है। ठीक है, और यहां आपका 6 का मल्टीप्लाई इसमें और 6 का मल्टीप्लाई इसमें, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6। क्लियर है आपको? अब आप देखो यहां से डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 13 और 18 का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये भी 5 ही आ जाएगा। तो आप कह रहे हो 5, और क्वेश्चन में दे रखा है 10 साल, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आप उसका आंसर दे पाओगे। जैसे कि उसने आपसे पूछा कि विक्रम की वर्तमान आयु आपको बतानी है। विक्रम की वर्तमान आयु क्या है, विक्रम यहाँ वर्तमान था, ये 10 वर्ष बाद की आयु है दोनों। तो आप कहोगे एक, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, आप कहोगे 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 2 आ जाएगा, और 2 साल है आपका विक्रम की आयु। 2 साल क्या हो जाएगी आपकी विक्रम की आयु। क्लियर हो जाता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट लो आप इसका एक बार। ठीक है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया था, आपने इसको सॉल्व करके देखा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही इजी था। और नहीं भी होता है तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, आपको एक त्रिभुज बनाना है सबसे पहले। ये है आपका त्रिभुज एबीसी, यहां होता है ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो इसने कहा है एबीसी में डीई बीसी के समांतर, तो ये हो जाता है डी और ई, और पेन आप चेंज कर सकते हो, ये हो जाता है आपका डीई, बीसी के समांतर है, यानी कि ये समांतर हो जाता है इसके। ठीक है,
उसके बाद आपसे बोला गया है और ईएसी पर स्थित एक बिंदु है, ईएसी पर ही है, ठीक है, ईएसी पर, ये तो मतलब हमारा जो डायग्राम है वो अभी तक सही है। आगे बोल रहा है कि एडी और डीबी का अनुपात है 2:5, तो एडी 2, यहां हो जाता है आपका अनुपात 2, और आपके पास फिर क्या है, आपके पास एडी और डीबी, डीबी का हो जाता है 5, तो 2:5 है इनका अनुपात। आपको दिया गया है कि एसी 8.4 है, टोटल जो है एसी वो है आपकी 8.4, क्लियर है, आपका 8.4 बन जाता है, 8.4 हो जाता है। आपको क्या पूछा गया है, एई पूछा गया है, आपको एई यानी कि ये वाला रेशियो पूछा गया है। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। आपने कहा कि देखो ये 2 है ऊपर, इतना 2 है, तो इतना हमारा एई है, तो उधर इक्वल लिखो एई, क्लियर है। अब डिनोमिनेटर की बात करोगे तो पूरा, क्योंकि पूरा है एसी की वैल्यू, आपको देखो एई की वैल्यू पूछे, हाँ पूरा हमने लिया है एसी, तो यहां पर पूरा लेंगे 5 और 2, 5 6 7, यानी कि यहां हो जाता है 7 और यहां हो जाता है आपका 8.4, क्लियर हो जाता है आपको। देखो इतना पार्ट लिया था 2, तो उधर ए इतना ही पार्ट लिया है, इधर टोटल का रेशियो लिया है 7, तो इधर भी टोटल 8.4, क्लियर हो जाता है। आप कहोगे कि देखो 7 से काटोगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, पर पॉइंट है तो 2.4, तो जो एई की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास वो हो जाती है 2.4। क्या हो जाती है, एई की वैल्यू 2.4 हो जाती है, क्लियर है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाता है किस तरीके से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वह द्विघात समीकरण कौन सा है जिसके मूल m और n है, मतलब एक तरीके से मूल की बात कर रहा है तो आप अल्फा मान लो कि आपके पास m है, और बीटा आप कहोगे तो आपके पास n है, ये क्लियर है, आपके पास दो है, आपके पास अल्फा और बीटा। अब आपसे कहा है कि आपको क्या बताना है, ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी इक्वेशन है। तो आप कहोगे कि देखो दो तरीके की चीजें हैं। सबसे पहले अगर बात आप द्विघात समीकरण की बात कर रहे हो तो समीकरण होता क्या है, आप कहोगे एक्स स्क्वायर होता है और माइनस होता है, एक में होता है एल्फा प्लस बीटा, यहां हो जाता है एक्स, और यहां होता है प्लस एल्फा और बीटा इक्वल 0, ये हो जाता है आपका समीकरण, ठीक है। ठीक है, अब आपसे एल्फा की जगह क्या ले रहा है, वो m ले रहा है, और यहाँ n ले रहा है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां तक तो कुछ नहीं है दिक्कत। फिर उसके बाद माइनस आता है, तो ऊपर ये वाली इक्वेशन कट जाती है, ये हो जाती है। फिर होता है m प्लस एन, तो ये वाली इक्वेशन कट जाती है, m माइनस एन लिख रहा है इसमें, ठीक है, ये इक्वेशन कट गई। अब ये दो इक्वेशन बची, x हो गया, अब फिर होता है प्लस का mn, और यहाँ माइनस का है तो इस वजह से ये भी कट गया। तो आप देख सकते हो कि एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। और समीकरण आपको याद है तो सॉल्व करना ही नहीं था, ये समीकरण आपके दिमाग में होना ही था, ठीक है। और हम, अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हो तो हमने पिछला, इससे पिछला वाला जो सेट किया था आपको कराया था हमने 7 अक्टूबर की आपको फर्स्ट शिफ्ट कराई थी, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन था, हमने आपको मूल समीकरण बताया था। तो आप देखिए, ये देखिए इसका फर्क देखिए आप। देखो पहले चलो आपको क्लास अच्छे से दिखती नहीं थी, क्वेश्चंस विजिबल नहीं होते थे, तो मैं मानती हूँ कि थोड़ा आपको लगता होगा, इरिटेटिंग हो जाता है। तो अब हमने इस काम को भी इरिटेटिंग खुद के लिए ले लिया है, खुद से हम बनाने लगे हैं, और इवन मैंने बहुत मेहनत की थी। इससे पहले जो मैं बनाती थी थोड़ा सा काम बचता था, इसमें ज्यादा काम है, लेकिन आप क्लास को लाइक करोगे उससे हमें समझ में आएगा कि हाँ एप्रिशिएट आप कर रही हो। देखिए आप देखिए क्वेश्चन को, एक निश्चित अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, मैं साइड में जाती हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कीजिए आप। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको मैं यहाँ खड़ी रहूं और आपको पूरा सॉल्व कर रहे हो, इतना टाइम मिलेगा कि आप स्क्रीन शॉट लोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है, ये टाइम था आपके पास। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कि एक निश्चित राशि पर 8 वर्ष की वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 20, अंतर क्या है 20, वो राशि आपको बतानी है और 2 दशमलव स्थानों तक बतानी है, क्लियर हो जाता है। आप कहोगे कि देखिए अगर आप बात कर रहे हो कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना साल है, 4 वर्ष के लिए, और साधारण ब्याज का अंतर 20 दे रखा है, तो सबसे पहले ब्याज देखते हैं। साधारण ब्याज कैसे निकलती है, आपको पता है कि जो रेट दे रखी होती है और जो टाइम दे रखा होता है उनका मल्टीपल होता है, ठीक है। अब 8%, 8%, 8%, 8%, 4 बार है, सक्सेसिव निकालना है,
वो क्या हो जाती है सक्सेसिव निकालने के बाद, आपको पता पड़ता है कि वो ब्याज आता है, उसको डिफरेंस देखोगे तो 20 आ जाना चाहिए। आउटलाइन क्लियर होती है क्वेश्चन की। देखिए आपने कहा कि जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो 8% का क्या करोगे, आप 4 साल के लिए हो रहा दे रहे हो 8% ब्याज से, 4 साल के लिए आप कहोगे ब्याज हो जाती है 8 चौक 32, 32 हो जाती है आपकी, ठीक है 32 हो जाती है। अगर वहीं आप कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करो तो आप कहोगे कि देखिए आपके पास 8% और 8%, 8% इस तरीके से आपको क्या निकालना है, सक्सेसिव निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता होता होगा, देखो 8 + 8 + 8 मल्टीप्लाई बाई 8/100, तो ये हो जाएगा 16 और 0.6864, तो 16.64, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16.64, ठीक है। अब यहां से निकालोगे तो ये भी 16.64 ही निकलेगा, ये भी 16.64 निकला। अब आप इन दोनों का सक्सेस से निकालोगे बड़ा निकलेगा, पर इसका अगर आपको वैल्यू याद है, वैसे आपको याद कर लेनी है वैल्यू, अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो ये होता है 36.048, ये होती है इसकी वैल्यू 36.048, ठीक है। ये होती है इसका 16.64 का सक्सेसिव निकालने के बाद। अच्छा, आपको ये और ये जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आपको 20 दे रखा है, तो आप कहोगे कि 36.048 से 32 जाएगा तो आपके पास 4.048, आप कहोगे 4.048% की जो वैल्यू है वो हो जाती है आपके पास 20। क्लियर हो जाता है आपको, ये आपको 32 घटाना है इससे, 20 हो गई। अब आप कहोगे कि 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 20 बट्टे 4.048 गुणा 100, ठीक है, ये हो जाती है। पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 जीरो और लगा दोगे, ठीक है। आप 4 से काटो इसको, 4 से काटो, ठीक है, कैलकुलेशन करो आप कहोगे 4×5 और यहां से हो जाएगा 4×1 = 0, 4×1 = 4×2 = 8, तो आप कहोगे कि देखो ये 5 आ गया, 5 और 2 2 3, 1 2 1 2 3, ठीक है। आप कहोगे कि नीचे क्या है 1012, 1012, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप देखोगे तो 1012 है। अब आप इसको देखो, अगर सीधे 5 बार, ये कितना होता है 1 2 3 4, ठीक है, अगर ये होता आपके पास तो आपका सीधे सीधे कितनी बार जा रहा होता, ये 5 बार जा रहा होता, लेकिन 1012 की वजह से क्या होगा 4 बार जाएगा। आपको क्लियर हो जाता है, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो आप कहोगे 1012 का आप दोगे 4, 4×2 = 8, 4×1 = 4 और ये हो जाएगा 0 और ये 4, तो 4048, ठीक है। तो आप कहोगे जा तो रहा है ये 4 बार और कितना आ रहा है 4048, तो बचेगा कितना 1000, एक आपके पास सीधा सीधा 1000 बचा, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा आपके पास 2 और 5, 952, 952, ये होता है 952 और एक जीरो और आप ले लोगे, 952 और एक जीरो आप निकाल लोगे, तो आप कहोगे कि देखो ये कि 1012 है, अब आपके पास 9 है 8 है 7 है 6 है। अब इस आपको दूसरी डिजिट से ही पता पड़ने वाला है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरी डिजिट से किस तरीके से पता करोगे, आप जैसे 1012 है आपके पास, सपोज जैसे ये 1012 है, अब 9 का दोगे तो 9×2 = 18 और ये हो जाएगा 0, 9×1 = 9, 10 का 0 1 और 9×1 = 9, तो ये होता है 9108, 9108 आता है, ये 9520 है, तो सीधे सीधे 9 बार जा रहा है, तो आप कहोगे 49 तो रहेगा ही रहेगा, तो आप कहोगे अगर 49 रहेगा तो ये वाला ऑप्शन बन जाता है, आगे सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। बेशक उसने बोला है कि दशमलव के 2 स्थान तक बताइए, पर लेकिन अगर हमें दूसरी डिजिट में पता पड़ चुका है कि ये आंसर है तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट ठीक है। आप एक बात बताइए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में कलर छुप चुके हैं, आपको कलर नहीं दिखेंगे, ठीक है, कलर नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए मैंने दिखाया कि अगर ये वाला पार्ट की बात करो तो ये पार्ट ए का है, ठीक है, और ये बी का पार्ट है, सी का पार्ट है, इस तरीके से ये पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है परसेंटेज में। तो आपसे पूछा क्या गया है, ए सी डी एफ जी और एच परिवारों की कुल कमाई का केंद्रीय कोण आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से देखना है, आप कहोगे कि देखो 360 डिग्री जो होता है ना वो 100% के बराबर होता है, ऐसा मान लो, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है और क्या है पूरा देखो तो केंद्रीय कोण 360 है, तो इस तरीके से। अब आप एक बात बताइए, अगर इनकी कुल कमाई का केंद्रीय कोण पूछा है तो छोड़ा किसको है, ए के बाद सी है,
यानी कि बी को छोड़ा गया है, यानी कि 5%, इसके अंदर क्या है 5%, इसको छोड़ा गया है। और आप कहोगे बी के बाद सी डी ई, अब ई को छोड़ा गया है और ई के अंदर क्या है 7% है, तो ई क्या है आपका 7% है। बाकी का बचा हुआ है उसके कमाई का आपको केंद्रीय कोड बताना है। अच्छा, एक बार देख लीजिए कि परिवारों की कमाई के प्रतिशत को दर्शाया गया है और चार्ट का अध्ययन में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आपने कहा कि 5 और 7 12% को हटा के कितना बचता है, आप कहोगे 88% बचता है। तो वो 88% जो है आपको उसका केंद्रीय कोड पूछा गया है। 100% 360 डिग्री के बराबर है, तो 88% क्या होगा, आप कहोगे 360 जो है और 100 को नीचे ले आओगे और आप क्या करोगे, आप 88% का मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से आपको बताना होगा, इस तरीके से आपको बताना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता पड़ रहा है कि 0 से 0 कट जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा जो कि सभी में है। फिर आप कहोगे कि तो 8 छिंग 48 होता है तो पीछे 8 भी आएगा, तो आप कहोगे ये दो ऑप्शंस कट जाते हैं, अब आपके पास ऊपर के दो ऑप्शंस बचते हैं। तो आप एक बार देखिए 11 का करोगे 11 और ये होता है 8, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हो, 11 का 36 में दोगे तो आपको पता है कि पहली डिजिट, आप कहोगे कि देखो ये पहली डिजिट 6 7 8 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लास्ट डिजिट, ये हो जाएगा और 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको लिखना है 10। तो 8 छिंग तो 48, 4 8 तो होता ही है, 4 कैरी गया और 8 ने 72 73 74 75 76, तो 8 के बाद 6 आने वाला है, 8 के बाद पॉइंट और यहाँ आने वाला है 6। तो आपने देखा 316 आपका क्या हो जाएगा 316.8। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्योंकि आपको 2 डिजिट का करने पर ही पता पड़ चुका है, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपका 316.8। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व कर लेना, बाकी आपको करना नहीं था, आपने डिजिट को लास्ट डिजिट देखा, पॉइंट देखा, देखो जितना कम देख पाओ कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन से आपको बचना है। ठीक है, और चलो ठीक है, कैलकुलेशन से बचना है, जितना आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े और जितने पॉइंट तक करने की आवश्यकता है वहीं तक कीजिए। ठीक है, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी वो था मेरे पास मैथ्स ऑनर्स और मैंने ड्यू से की थी अपनी जो ग्रेजुएशन थी। तो जब कैलकुलेशन की बात आती थी तो हमें ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर अलाउड था, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते थे कैलकुलेशंस के लिए। तो हमारी कैलकुलेशन थी बहुत खराब और जब हम वनडे एग्जाम में आए तो हमने सोचा था कि बस कैलकुलेशन ना ज्यादा करनी पड़े। तो उस वजह से ये चीजें ना मैं इस तरीके से ही देखती हूँ और उस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेशन करने से डरना चाहिए, अगर तुम कैलकुलेशन करने से डरोगे तो थोड़ा टाइम और कम लगाओगे, थोड़ा सोचोगे किस तरीके से देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आप देखिए दो संख्याएं x और y के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको दे रखे हैं 286 और 2। ठीक है, आपको ये क्रमशः दे रखे हैं, इसका मतलब है सबसे पहले एलसीएम हो जाता है फिर एचसीएफ हो जाता है, एलसीएम बड़ा ही होगा एलसीएम छोटा, एचसीएफ छोटा ही होगा। बाकी अब देखिए यदि इन दोनों संख्याओं का योग आपको 48 दे रखा है तो 1/x और 1/y का मान आपको बताना है। तो आप कहोगे कि देखो 1/x प्लस 1/y का मान आपको बताना है, तो आप यहाँ लिखोगे एक्स वाई, यहाँ हो जाता है एक्स एक्स है तो y आ जाएगा, ये y आ जाएगा और ये प्लस x आ जाएगा। तो आप कहोगे कि y प्लस एक्स और एक्स वाई, y प्लस एक्स की वैल्यू तो आपको 48 दे रखी है, क्लियर हो जाता है आपको। एक मिनट, देखिए y प्लस एक्स का तो पता पड़ चुका है कि 48 हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्स वाई की। एक्स वाई क्या होता है, मल्टीपल होता है, आपको पता है एक्स मल्टीप्लाई वाई, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होती है आपके बराबर होती है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये एक तरीके से आपको याद ही है। तो आपने कहा कि एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम, एलसीएम क्या है आपके पास 2 8 6 और एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब थोड़ी सी कट्टा पट्टी करोगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब 2 से फिर से कट करोगे तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 2 एकन 2, 2 चौके 8, 2 तीन 6। तो ये हो जाता है आपका 12/143, 12/143, 12/143। देखो ऑप्शंस में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस तरीके से ये ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, जब आपने कॉपी किए हैं तो इधर उधर थोड़ा हो गया है। पर आप देखो 12/143 और ये ऑप्शन ए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है।
तो आपको किस तरीके से फाइंड करना है इस तरीके का क्वेश्चन कि आपको अगर 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछी है तो ऊपर x प्लस वाई आएगा, नीचे xy आएगा। xy के लिए क्या है आप समझ सकते हो कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना था, तो आपको ये सब नहीं लिखना था। आपको सीधे माइंड कैलकुलेशन किस तरीके से करनी थी कि ऊपर हमारा जोड़ आ जाएगा और नीचे हमारा एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई आएगा, उस तरीके से वहीं से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स को स्किप कैसे करना है देखो मैं आपको पूरा बताऊंगी, लेकिन फिर मैं आपको क्या बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद कि इस क्वेश्चन को कहां से सोचना था, आपको कहां से पेन उठाना था। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार संगम ऊंचाई के दुगने के बराबर है। देखो ऊंचाई की, तो ऊंचाई को हमें x मानना पड़ेगा और जो आधार है यानी कि बेस जो है वो क्या हो जाएगा, आधार संगम ऊंचाई के दुगने, तो यानी कि ये 2x हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई आपको बतानी है, त्रिभुज की ऊंचाई आपको बतानी है। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 81 दे रखा है, पर फॉर्मूला क्या होता है 1/2, आधार आधार हो जाएगा आपका 2x और ऊंचाई हो जाएगी x, और ये किसके बराबर हो जाएगा 81 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 आपका कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा x स्क्वायर है, आप यहां से कहोगे हमारे पास x स्क्वायर है और ये है इधर की साइड 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है, अब आपसे चाहे वो ऊंचाई पूछे या चाहे आपसे बेस पूछे, आपसे पूछा गया है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपकी x की वैल्यू ही है, तो आप कहोगे 9 है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, आप कहोगे 9 कहाँ है, ये देखो थर्ड ऑप्शन, आप देखिए थर्ड ऑप्शन 9, तो 3 का 9 ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यही है, थोड़ा साइड में हटना फिर से हम भूल गए, इसमें तो हमें हटना ही नहीं है क्योंकि देखो एक बार मैं बताती हूँ, ये 25 है, ये मुझे ही नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि क्या क्या है इसमें दिए गए 5 महीनों में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको कुल संख्या बतानी है, लेकिन थोड़ा सा समझ सकती हूँ, एक बार मैं फोन में क्वेश्चन हो तो देखती हूँ। देखिए ये 25 हो जाता है, ये आपका 15 है और ये आपका 20 है और ये आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है आपका। तो आप कहोगे कि देखो इन 5 महीनों में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या आपको बतानी है, कुल संख्या बतानी है, तो कुछ भी नहीं था 25 और ये कितना हो जाएगा 20, 30 और ये हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 130 आ रहा है, 130 ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाता है आपका आंसर। नेक्स्ट टाइम से आपको नंबर ऊपर लिखे ही मिलेंगे कि बार बार आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एक बार आपको देखा जाएगा और वो नंबर जो भी है वो अगर नहीं विजिबल है तो आपको लिख कर दिए जाएंगे स्टार्टिंग से ही। देखिए सरल करना है आपको। ठीक है, तो आप कहोगे कि देखिए सबसे पहले आपको अंदर का ये सॉल्व करना है ब्रैकेट। देखो क्या करना है आपको, मझला ब्रैकेट कहां से कहां तक है जो कि दिख ही नहीं रहा, देखो थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, जैसे आपका ये वाला मझला मझला ब्रैकेट है और ये नहीं समझ में आ रहा कि कहां से होगा, क्या करें इसको देखें छोड़े। ठीक है, इसको बात के लिए रखते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं जिनमें 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी हैं। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः 20, 25 और फिर से 20 और 10 और 30% है। केंद्र में प्रति कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत आपको बताना है, औसत संख्या आपको बतानी है। तो आप एक बात बताइए, जैसे 50 स्टूडेंट हैं, अब पास होने वाले कितने हैं, मान लो 50 हैं तो वहां 20% पास हो रहे हैं। दूसरी में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं वहां 25% हो रहे हैं पास। तो आपको क्या करना है, नंबर एवरेज बताना है, तो आपको पहले नंबर हर एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर आपको पता करने होंगे, जैसे कि पास होने वाले। तो आपने कहा कि 50 है, 50 का 20%, देखो माइंड कैलकुलेशन यहीं से करो, 50 का 20% कितना हो जाएगा, 50 से 2 यानी कि 10, देखो 50 का 20% तो 20/100, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब नेक्स्ट से हम नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाता है पहला 10 हो जाता है पहले स्कूल के। दूसरे स्कूल के कितने बच्चे पास हुए, 60 है ये
और दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाता है आपका 60 के बाद यहाँ 25, तो 60 है ये 25%। 25 से 100 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 60 4 से भाग दोगे 60 में तो 4 एक 4, 4 पन 20, यानी कि 15 आ जाएगा। क्लियर हो जाता है, यहाँ हो जाता है आपका 15। फिर आप आते हो 25 की तरफ, ये 25 का आपको 20% निकालना है। तो देखो 20 से नीचे 100 5 बार जाएगा, 5 से 25 5 बार जाएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ, गलती ना हो जाए, ठीक है। और ध्यान से देखो, फिर आता है आपका 40 का 10। 40 का 10 करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपको पता है 4 आने वाला है, यहाँ आने वाला है 4। अब आप देखोगे 70 का 30, तो 0 से 0 जाने वाला है, 7 21, यहाँ से आपके 21 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्योंकि एवरेज बताना है, विद्यार्थियों की औसत आपको बताना है, तो कितने स्कूल्स के विद्यार्थियों की बात हो रही है, 5 स्कूल के विद्यार्थियों की बात हो रही है। ये हो जाता है 25, और ये हो जाता है 30, और ये हो जाता है 30 40 50, और ये 4 और 1 5, तो ये हो जाता है आपका 55/5 आ जाता है, तो ये हो जाता है आपका 11। कितना हो जाता है आपका, ये 11 आंसर आपका आ जाएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय की और उसी मार्ग में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए वापस लौटा। यदि इस यात्रा के दौरान में उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है। देखिए, आप एक चीज देखिए, इसमें जो गलती हो सकती है आपसे, क्या हो सकती है कि आप डी की वैल्यू निकाल के दे देते हो, जबकि आपको 2d की वैल्यू पूछी होती है। देखो, एक बार तो इंसान गया है, मान लो ए टू बी है कोई पॉइंट, एक बार आप जाओगे तो आप डी डिस्टेंस को कवर कर लोगे, वापस आओगे तो डी डिस्टेंस। अब आप देखो, पूरी दूरी पूछी गई है, ये एक साइड की आपसे पूछी गई है कुल दूरी। कुल दूरी की बात करें तो आपको 2d की वैल्यू निकालनी है। इस चीज को पहले दिमाग में रख लो, लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आप करो इसको सॉल्व। देखो, आपको पता है कि पहला डिस्टेंस हमें नहीं पता, कोई भी डिस्टेंस गया होगा, उसके बाद उसने कहा कि वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला है, तो नीचे क्या आ जाता है 40। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ये हो जाता है। प्लस आधी दूरी वापस की, जब वापस आया होगा तो डी ही दूरी तय की होगी, पर उसने 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय की है, और आपको बराबर टाइम दे रखा है 4 घंटे 30 मिनट। 4, ये 1/2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 9/2 हो जाएगा। क्लियर हो जाता है आपको, 9/2 घंटे में चेंज कर लिया 30 मिनट को, ठीक है। अब आप कहोगे कि देखो, ये हो जाता है आपका 9/2 हो जाता है, और आप यहां से करोगे तो 40 एलसीएम आ जाएगा, तो आप कहोगे ये तो डी ही होगा, और 5 से कितनी बार जाएगा, 5×8 = 40, तो यहां से 8d हो जाएगा, और ये 9/2 ही होने वाला है। 8 और 1 9, 9d से 9 यहां से, यानी कि ये 9d है, ये 9 कट जाएगा, तो d क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा, और यहां से आ जाता है 8, तो d क्या हो जाएगा 8। गलती क्या हुई है, हाँ, ये हो जाता है आपके पास, डी क्या हो जाता है 40, और यहां से ये कट जाएगा तो ये 20 बार जाएगा, तो डी आपके पास 20 आती है। क्लियर है, डी 20 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 20, और 9 से यहां से कट जाएगा, ठीक है। एक स्टेप खा लिया है हमने, जैसे 9d, और ये होता है 40, तो यहां से मान लो ये डी से 9 से 9 कट गया, ठीक है। अब आपके पास डी की वैल्यू अगर 20 आई है, तो आप जाओगे ऑप्शंस में और आप इसको टिक कर दोगे, क्लियर, जाते ही होगा, और आप बहुत खुश भी हो जाओगे कि हम अपने नंबर लेके आज गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। पर यही था, दिक्कत यही हो जाती, कभी कभी आप भूल जाते हो। तो अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने के बाद, मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो यही हो जाता है ग्रुप में स्टडी करने का मतलब, ठीक है। ग्रुप में स्टडी आप करते हो तो इस टाइप की चीजें, जैसे आप यही समझ लो कि पढ़ रहे हो, बस बस आपको अच्छा नहीं लग रहा था अकेले क्वेश्चन सॉल्व करना, तो देन आई एम हियर एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से लो, इस क्लास को ऐसे नहीं लेना है कि अच्छा अच्छा, बहुत जजमेंटल नहीं होना है। देखिए, कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। कमल की जो आयु है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो, ठीक है, कीजिए आप। देखो, धोखा तो नहीं देना है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो प्लीज तो करके देखना है आपको, ठीक है। आपको पॉज करनी है क्लास, और आपको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना तो करना आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो कमल है यहाँ और पुत्र है यहाँ, पुत्र की 4 गुनी यानी कि 1 और 4, यहां तक हो जाता है सॉल्व।
वर्तमान आयु 4 गुनी है, 18 वर्ष पश्चात उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी होगी। कमल की आयु की आधी होगी, तो कमल अगर 2 होगा तो बच्चा 1 होगा, 1 यूनिट। तो कमल की अगर आप 2 यूनिट करोगे तो बच्चे की 1 यूनिट हो जाएगी। और कितने वर्ष के बाद बात हो रही है? ये 18 वर्ष के बाद बात हो रही है। ठीक है, अब आप देखोगे डिफरेंस, तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो आपको 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। ये हो जाता है 6 और ये हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3। अब देखो डिफरेंस 2 का आया और यहाँ से भी डिफरेंस 2 का आया, पर 2 का डिफरेंस ना होके ये है 18 का डिफरेंस, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी। जब आप 1 यूनिट की वैल्यू 9 लोगे, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो कहेगा पुत्र की वर्तमान आयु बता दीजिए। पुत्र की 1 है और आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइड हट जाते हैं और ये हो जाता है 9 वर्ष। तो 9 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, उसका ऑप्शन क्या है? 9। तो यही आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एक बार अप्रोक्सीमेट आपका कैसा है, आप अप्रोक्स कैसे कर पाते हो। ठीक है, अब आप देखो, आपने कहा 29.99 है तो इसको तो आप 30 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप 15 लिख सकते हो, 15.01 है, इसको 15 लिख सकते हो। यहाँ 44.99 है तो यहाँ पे 45 लिख सकते हो, और यहाँ आप 15 ही लिख सकते हो। क्लियर हो जाता है आपको? देखो, ये हो जाता है 30 और ये हो जाता है आपका 45। ठीक है, ये हो जाता है 45 और 55 25 का 5 हो जाता है, 2 कैरी जाता है, और 4 5 20, ये हो जाता है 22 हो गया पूरा, और 5 एकन 5, तो 5, तो ये हो जाएगा 7, और 2 कैरी गया, 4 एकन 4 और 5 6, तो 675, और 5 का 5 जीरो हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा आपका, 7 1 8 9 10 11 12 का 2 हो जाएगा, तो 720 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है 720, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 720 देखो यही है, अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना था वही के। अगर 0.662 है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जैसे मानो 5.62 है तो आपको 6 लेना पड़ेगा वो, लेकिन वही आपका 5.23 है तो आपको 5 लेना पड़ेगा। तो ये चीज आपको पता ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके साइन थोड़े जा रहे थे तो हमने इसको ऐसे ही रखा, बाकी आपको विजिबल है अच्छे से। ठीक है, देखिए आप कहोगे ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा प्लस, ये 2 से 3 5 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 72, और 4 12, तो 12 यहाँ आ जाएगा क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड के बाद इसे सॉल्व करना है, और प्लस का 42। इस तरीके से ये है क्वेश्चन। आप कहोगे ये 18 और 19 20 21, देखो ये 2 आ जाएगा तो यानी कि 20 बन जाएगा, यहाँ तक आपका बनेगा 20 माइनस 9, और ये हो जाएगा 12 6 72 और प्लस 42, ये हो जाता है आपका 11 और 6, 11 और आपका 6, ये हो जाएगा 17 और 42, 7 8 9 और 4 और 1 5, 59 आना चाहिए आपका आंसर, और 59 है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो जाता है, आपको कैलकुलेशन करनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम यही है आपका, देखो अब आप देखोगे 3 से 3 आ जाएगा, और 16 16 16 के, देखो यहाँ पर है आपका 16 गुणा 6, और यहाँ माइनस 3 तरफ का 9 प्लस 17 में से आपका जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 17 में से आपका कितना जा रहा है, ये यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5, और आप देखोगे 16 16 96, यहाँ 96 माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 98, 98 आपका आंसर आ जाएगा, 98 आपका आंसर आ गया है। तो आप देख सकते हो कि इसको आपको सॉल्व करना था, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसका योगफल की बात करोगे तो आपको क्या इसका योगफल निकालना है बैठ के? नहीं निकालना। सबसे पहले आप किसी भी एक यूनिट को पकड़ो, जैसे आपने पकड़ा एक टर्म को पकड़ो, जैसे आपने पकड़ा 7xy को, तो फिर दूसरी वाली जो है, जो दूसरी वाली इक्वेशन है, मतलब जैसे दूसरा वाला टर्म है उसमें 7xy को पकड़ो, फिर इसमें जैसे कि आपने अगर इसमें 7xy को पकड़ा तो आपने कहा xy की टर्म को पकड़ा है आपने इसमें, आप इसमें देखो xy की टर्म कहाँ है, इसमें है, आप कहोगे कि ये xy है, इसके बाद इसमें तो है ही नहीं, और ये माइनस के 3xy है। ठीक है, तो आपके हिसाब से सही कर रहे हैं? देखिए xy की टर्म देखिए, ये 7 है, अब आपके पास माइनस का है, ये माइनस का 3xy और यहाँ पे 2xy,
तो 7 और ये माइनस का 3 यहाँ से करोगे और इसी में आपकी 2xy भी है, तो 3 और यहाँ पर है आपका 2, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, यहाँ आप कहोगे कि ये बचेगा -1, माइनस का 1 बचेगा यहाँ से और 7 है ये, तो 6xy आना चाहिए आपका, 6xy आना चाहिए। तो आप कहोगे कि 6xy कहाँ आ रहा है, देखो आपके पास 6xy ये आ रहा है और 6xy ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। अब आप yz को पकड़ोगे तो 5 और यहाँ पर आ जाता है 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका yz है इसमें। आप कहोगे कि इस वाले में yz है ही नहीं, तो 5 6 7 8 9, तो 9yz आना चाहिए और प्लस का आना चाहिए, तो प्लस का 9yz है। अब ये भी नहीं हो जाता और आपका कौन कौन सा था, देखो ये कट ही चुका था पहले 6xy की वजह से, और आप देखोगे कि प्लस का 9yz और माइनस 9yz, तो आपको इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है कि सही है, अदरवाइज आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 टर्म से ही आप पता लगा चुकी हो, आपको इसके आगे नहीं बढ़ना है, आपने 2 टर्म से ही पता लगा लिया है, ठीक है। तो पूरा पूरा नहीं करना, किसी भी एक टर्म को पकड़ लो, जैसे xy को पकड़ा, फिर आपने देखा किसी और xy में किस तरीके से है और 2 टर्म से आपको आंसर आपका मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आपको करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये वाला, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्लास में बने रहिए, क्लास को लाइक कीजिए और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच।